जय शिवाकांत, अपने बारे में बताइए, डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ। सर मेरा नाम शिवाकांत पांडे है। मैं सर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग हूँ सर। सर मेरी स्कूलिंग घर पे रहते हुए ही गांव में गवर्नमेंट स्कूल में हुई। उसके बाद सर मैं यूएन क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सर। सर 2011 में मैंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर सीआईएसएफ में ज्वाइन किया। उसके बाद सर 2012 में ही मेरा डायरेक्टली सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर पद के लिए हो गया। तो सर निशा हैदराबाद में सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है, वहां से मैंने सर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में एनएलसी नवेली में पोस्टेड रहा सर। उसके बाद सर एयरपोर्ट सेक्टर में मेरा पोस्टिंग हुआ, और जहां मैं दिल्ली एयरपोर्ट और बेंगलोर एयरपोर्ट पे अपनी सेवाएं दिया। 2019 में सर एनडीआरएफ में मैं डेपुटेशन पोस्टिंग आया हूँ। तब से मैं सर 3 साल से अभी तक कैनाइन विंग में 2IC के रूप में सर काम कर रहा हूँ, डॉग स्क्वाड में सर। गुड, अच्छी बात है। ये एनडीआरएफ का क्या रोल है, और आज के समय में एनडीआरएफ की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर एनडीआरएफ जैसा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका पूरा नाम है। इसका गठन सर 2006 में डीएम एक्ट 2005 में इनेक्ट हुआ था, और उसके बाद 2006 में इसका गठन हुआ था सर। आज के समय सिनारियो में देखा जाए तो भारत जैसे जहां पर हाईली डिजास्टर रिस्क है, जिसकी वल्नरेबिलिटी काफी ज्यादा है, उसमें एनडीआरएफ की काफी महत्ता है। और एनडीआरएफ ने सर अपने ऑफ से, अपनी ट्रेनिंग स्किल से और फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज, विभिन्न प्रकार की कोऑर्डिनेशन और मॉक से अपनी महत्ता को साबित भी किया है। जैसा कि सर एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सर्वत्र और सदैव, उस पर काफी खरा उतरते हुए सर मात्र 16 साल की यात्रा में एनडीआरएफ ने उसको प्रूव भी किया है, और नागरिकों के दिल में ये जगह बनाई है कि और उनके अंदर ये फीलिंग पैदा किया है कि वो कभी भी यदि डिजास्टर के उसमें फंसते हैं तो एनडीआरएफ उनकी सेवा के लिए सदैव हाजिर रहेगी सर। ओके। ये जो चार धाम की यात्रा होती है, अमरनाथ की यात्रा होती है, हेमकुंड साहिब की सर यात्रा होती है, तो इस यात्रा के सर दौरान आप देखते हैं कि काफी बीच में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और हमारे सर ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, खास तौर पे सियाचिन सर ग्लेशियर ये पिघल रहे सर हैं। तो इकोलॉजी के साथ सर छेड़छाड़ काफी हो रही है। अब सर इकोलॉजी वर्सेस टूरिज्म, इसके बारे में एक विवेचना कीजिए। सर इकोलॉजी और टूरिज्म जो है हमारा, टूरिज्म भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सर, देश की प्रगति के लिए इम्पोर्टेंट है, और लोगों को रोजगार दिलाने में काफी महत्व अदा करता है सर। बट सर जो लगातार इस तरह के vulnerability है, जैसे ग्लेशियर का पिघलना जो कि एक ग्लोबल इशू है, तो उससे निपटने के लिए लोगों के अंदर ये भावना पैदा करने के लिए एनडीआरएफ इसमें एक महत्वपूर्ण रोल भी अदा कर रही है कि जैसे इसका ऐसी लोकेशंस पे, अमरनाथ यात्रा का एग्जांपल जैसे आपने दिया सर, तो ऐसी लोकेशंस पे एनडीआरएफ का प्री डिप्लॉयमेंट होता है, जिससे लोगों के अंदर ये भावना पैदा होती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और उसकी फीलिंग पैदा होती है कि यहाँ पर एनडीआरएफ है, यदि कुछ ऐसी समस्या होगी तो वो हमारे सेवा में हाजिर रहेंगे। इसलिए ये प्रकार से टूरिस्ट के अंदर वो भावना पैदा होती है, और ज्यादा से ज्यादा लोग सेफ महसूस करते हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है सर। जो जियोलॉजिस्ट हैं, भूवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है सर कि हमें पहाड़ों से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर हमें बिल्कुल अपनी इकोलॉजी को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, ग्लेशियर्स को बचाना है, और ऐसी दुर्घटनाओं को बचाना है, इसके बारे में आपका क्या सर। विचार है? सर निश्चित रूप से जो एक संतुलित रास्ता है, जिसमें कि हम प्रकृति के साथ उसका शोषण ना करके, जितना हमें प्रकृति देती है, जो कहते हैं कि प्रकृति का हम दोहन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करके प्रकृति हमें जितना प्रदान कर रही है उसमें ही अपनी जरूरतों को सीमित करते हुए, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हमें ध्यान रखते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए, और उस रास्ते पे हम चलने के लिए अगर समर्थ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। जैसा कि हम जियोलॉजिस्ट की बात आपने की सर,
ऐसे हिली एरियाज में लैंडस्लाइड की जो बारंबारता है वो बढ़ रही है। कारण ये है कि हम वहाँ अपनी डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर हम वनों की कटाई तो कर दे रहे हैं, लेकिन उसका जो लेटर इम्पैक्ट है उस पर ध्यान न देते हुए ऐसी घटनाओं को एक प्रकार से आमंत्रित कर रहे हैं सर। तो इन चीज़ों को हमें उसी समय ध्यान रखना पड़ेगा और उस पर जरूरी एक्शन लेते हुए एक प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें कदम उठाना पड़ेगा। आपको 30 जवान जो हैं सीएपीएफ के मिक्स्ड सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के दे दिए गए हैं। उनको सर एनडीआरएफ में आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो किस प्रकार से ट्रेनिंग देंगे और क्या क्या विषय में ट्रेनिंग देना चाहेंगे? सर एनडीआरएफ में जो नया जवान डेपुटेशन पे पोस्टिंग आता है उसके लिए ट्रेनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट से ट्रेनिंग शेड्यूल की गई है सर। लगभग 19 वीक की हार्श ट्रेनिंग और काफ़ी स्किलफुल ट्रेनिंग से होकर के गुजरना पड़ता है। बेसिकली सर जो हमारे देश में आने वाली डिजास्टर्स हैं उनको रिलेटेड उनको ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग शेड्यूल डिजाइन की गई है। तो जिसमें सबसे पहले सर हम फ्लड वाटर रेस्क्यू के लिए ट्रेन करते हैं, जिसमें सर बोट कैप्साइज हो जाना, स्विमिंग सिखाना, उसके बाद बोट हैंडलिंग, बोट का ही एक पार्ट है आउटबोर्ड मोटर, जो मोटर होता है उसका ओबीएम जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सर, ओबीएम की हैंडलिंग। उसके अलावा सर विभिन्न प्रकार की जो रेस्क्यू टेक्निक्स हैं वाटर के अंदर में, लाइक टोइंग किस प्रकार से की जाती है, बॉडी हैंडलिंग किस प्रकार से की जाती है, वो और क्या सावधानियां हैं, उन चीज़ों को हम फ्लड वाटर रेस्क्यू में सीखते हैं। उसके साथ में सर हाई राइज बिल्डिंग में यदि हमें कोई ऑप्स करना हो तो रोप रेस्क्यू के माध्यम से हम उस ऑप्स को अंजाम देते हैं। रोप रेस्क्यू टेक्निक्स में विभिन्न प्रकार की नॉट्स, विभिन्न प्रकार की असेंडिंग एंड डिसेंडिंग टेक्निक्स वो सीखते हैं। साथ में सर जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह में कोलैप्स बिल्डिंग कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए CSSR एक कोर्स मॉड्यूल डिजाइन किया गया है जिसका मतलब होता है कोलैप्स सर्च एंड रेस्क्यू। सर फिजिकल सर्च के अलावा में फिजिकल सर्च के इक्विपमेंट को ऑपरेट करना, उसके बाद ऐसे रबल फील्ड में एंट्री लेना और सेफ अपने आप को सेफ करते हुए सर विक्टिम को लोकेट करना और उनको एक्सट्रीकेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है सर। इसी ट्रेनिंग में सर ये विधि है जिसे हम अपनाते हैं। और मेरा सर जो स्पेशलाइजेशन है बेसिकली कैनाइन का, मैं 2IC और कैनाइन विंग में ही मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग करने का मौका मिला है सर। इसके अलावा भी सर जैसे साइक्लोन हुआ, सुनामी हुआ, अदर डिजास्टर सिचुएशन के लिए भी हम तैयार होते हैं सर। ओके, आप सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट क्यों बनना चाहते हैं? सर पिछले 10 साल से मैं सर्विस कर रहा हूँ और पिछले 10 साल में सर मेरा अनुभव है और मैंने किया है उसको मैं डिपार्टमेंट और नेशंस की सेवा के लिए बेहतरी से इस्तेमाल कर सकता हूँ सर। जैसा कि मैं एयरपोर्ट पे रहा हूँ जहाँ पर मैंने सर कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे कि CCTV कंट्रोल रूम में सेवाएं दी हैं, जहाँ से मुझे एयरपोर्ट फंक्शनिंग को काफ़ी गहराई से जानने का मौका मिला है। तो एक प्रकार से सर मैं एयरपोर्ट के लगभग सभी फंक्शनिंग को जानता हूँ। वहाँ पर रहते हुए मैं एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बेटर मैन पावर मैनेजमेंट, वहाँ की फंक्शनिंग को और अदर एजेंसीज के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन मैं बना सकता हूँ सर। इस प्रकार से मेरा प्लांट का भी जो अनुभव है वहाँ पर मैंने शिफ्ट ड्यूटी की है, तो वहाँ पर भी मैं बेहतर तरीके से अपने स्किल का इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ सर। साथ में जो मेरा पिछला 3 साल का डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो अनुभव है उसको मैं डिफरेंट प्लांट्स में और सर जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है आजकल हर जगह ही सर, ना कि पर्सनल लाइफ में, पूरे देश में जहाँ पर हम पब्लिक इंटरफेस पे काम कर रहे हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है सर किसी न किसी तरह से, खास करके डिजास्टर की सिचुएशन में। तो इस ज्ञान का भी मैं उपयोग करते हुए अपनी सेवा में और ऑर्गेनाइजेशन की सेवा में दे सकता हूँ सर। ओके, आपकी सीएपीएफ में क्या चॉइस है? सीआरपीएफ, बीएसएफ एटसेट्रा, फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस बताइए। सर मैं सॉरी सर, मैं मुझे पहले एक बार क्लियर कर देना था सर। मैंने LDC एग्जाम दिया है
जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करती है असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए, और वो सीआईएसएफ के लिए ही ओनली है सर। तो मैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम कैंडिडेट हूँ, और मेरा इंटरव्यू शायद फिजिकल हो गया है सर। इंटरव्यू अभी की डेट अभी आई नहीं है सर, और मैं डायरेक्ट में नहीं अप्लाई कर रहा हूँ सर, तो मुझे सीआईएसएफ ही मिलेगा सर। ओके ओके, गुड सर भारत चाइना के संबंध जो हैं 2020 अप्रैल के पश्चात बिगड़े हुए हैं, उसके मुख्य कारण क्या हैं? सर इसके मुख्य कारण चीन की जो विस्तारवादी नीति है, और चीन की स्वार्थी जो नीति है, वो है मुख्यतः सर जो इसके मुख्य कारण है सर। इसमें सर भारत की तरफ से एक प्रकार से जो जैसे अन्य देश उसके चंगुल में आसानी से फंस जा रहे हैं, उनसे अधिक राशि के ऋण लेना, जैसे श्रीलंका की हालत है, बांग्लादेश की हालत है, और पाकिस्तान की भी कुछ हद तक वही हालत होने की जा रही है सर। तो उस स्थिति से अब भारत ने अपने आप को बहुत अच्छे से बचाव किया है, और पूरे अगर ग्लोबल नजरिए से देखा जाए तो सर चाइना के समक्ष जो विश्व के समक्ष जो चाइना एक चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, उसके सामने भारत एक स्थिर स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ है। तो यही सर बेसिकली जो दोनों देशों के बीच में विवाद रहा है, फिलहाल एक अच्छी बात है कि हम दोनों देशों के बीच में ऐसा कोई मुठभेड़ की स्थिति नहीं आई है अभी तक कि बहुत ज्यादा लॉस सहना पड़ा हो, एक्सेप्ट द वॉर ऑफ 1962 सर। श्रीलंका में आजकल जो है एक गृह युद्ध सा हो रहा है और क्राइसिस आया हुआ है, इसके मुख्य कारण क्या है? सर जो अभी श्रीलंका की स्थिति है वहां पर सर, जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरीकरण की स्थिति हो गई है, तो उसके मुख्य कारण सर वैसे तो काफी एक साथ ही कई सारे कारण हो गए हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मैं देख पा रहा हूँ सर, वहाँ की गवर्नमेंट का फेल्योर है, जो कि जो आफ्टर कोविड और जो चैलेंजेस आए थे इकोनॉमी को, उसमें सस्टेन करने में, उसको लड़ने में सक्षम नहीं हो पाई है। कुछ उनकी नीतियां रही हैं, जैसे कि उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की जो एक पहल की थी, उसमें अचानक से उन्होंने उर्वरकों पर बैन लगा दिया, उसके इम्पैक्ट को का आकलन सही से ना करते हुए। आफ्टर कोविड पोस्ट इम्पैक्ट था, वहाँ की टूरिज्म को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उन जो नागरिक वो विदेशों में काम करते थे, तो रेमिटेंसेस आना अचानक से बंद हो गया कोविड के बाद, जब वो वापस अपने कंट्री आए। तो एक साथ कई कारण रहे। दूसरा एक कारण सर वहाँ की गवर्नमेंट का जो बताते हैं कि है भी सर, वो एक ही फैमिली का राज है, और उसका करप्शन में काफी इन्वॉल्वमेंट है। ये भी एक कारण है कि जो आज की स्थिति श्रीलंका की हुई है सर। इस क्राइसिस के दौरान कितने श्रीलंकन इंडिया में वाया सी पहुंचे हैं और क्यों पहुंचे हैं? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट डाटा तो अभी तक नहीं पता है। फिलहाल शरणार्थियों के लिए भारत, जैसा कि मैं कल की न्यूज में अवगत हुआ था कि शरणार्थियों के लिए भारत तैयार है। हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा था कि मैं हर संभव मदद जो भी हो सकेगी वो दी जाएगी। और जैसा कि हमारे पड़ोसी हैं और हम नेबर फर्स्ट की नीति पर अपना काम करते हैं, तो श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, तो उन संबंधों को देखते हुए जितनी हर संभव मदद होगी वो दी जाएगी। वहाँ की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी तक सर भारत ने लगभग 3.8 बिलियन डॉलर की मदद दे भी चुका है सर। भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसमें आप देख रहे होंगे कि 80 रुपए के बराबर $1 हो गया है। तो इसमें हमारा जो इंपोर्ट होगा उसका बिल बहुत बढ़ जाएगा। तो सर उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि हमें आरबीआई को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था
न चरमराए। सर, जैसा कि अभी आरबीआई का एक रिसेंट पहल थी कि रुपए का ग्लोबलाइजेशन किया जाए, कि रुपए में ही हम अपना जो वैश्विक कारोबार है उसको कर सकें। तो यह एक अच्छी पहल है। इस तरह की जरूरत है कि जो कंपनियां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इन्वॉल्व हैं वो भी इस पहल को उतनी सक्षमता के साथ लागू करने में अपना योगदान दें। और आरबीआई सर इस तरह के यदि कोई और स्टेप उठाती है तो और अच्छा रहेगा। अभी तक सर मैं इस टॉपिक पे इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। ओके। हमारे भारत में भी धर्म उन्माद के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत एक सेकुलर कंट्री है। तो इस विषय में पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए? सर, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो ऐसी पोस्ट होल्ड करने वाले नेता हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है सर। किसी भी विशेष पक्ष को ध्यान न देते हुए उनका जो अनबायस्ड होना चाहिए उनका सोच और उनकी आइडियोलॉजी, जैसा कि हमारे संविधान में सभी को अपने किसी भी धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है हमारे मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 में सर। तो सभी को अपनी आज़ादी है किसी भी धर्म को मानने की और उसकी उपासना करने की। तो इस प्रकार से ऐसे किसी सर ऐसी स्थिति से बचने के लिए कि आपस में जो सौहार्द है वो खराब हो, इस तरह के किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। लोग जो ऐसे पोस्ट होल्ड करते हैं, जो खास करके धार्मिक नेता हैं और डिफरेंट एनजीओज हैं, और इसमें मीडिया का भी योगदान सर बहुत बड़ा है कि हाँ, ऐसा कुछ किसी मुद्दे पर ज़्यादा तूल न दे करके उसको इस तरह से लोगों के सामने लाया जाए कि आपस में जो आपसी सौहार्द है वो बना रहे। उसी में सर देश की भलाई है, सभी नागरिकों की भलाई है और देश की तरक्की के लिए इस तरह के सौहार्दपूर्ण माहौल की जरूरत है सर। बांग्लादेश के साथ हमारी मैत्री जो है अच्छी चल रही है। फ्रेंडशिप बिटवीन द बांग्लादेश एंड इंडिया इज गोइंग ऑन वेरी वेल। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही है? सॉरी सर, शायद कनेक्शन लूज मेरा क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज कि बांग्लादेश के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। अभी हमने 1971 की विजय वर्षगांठ भी मनाई थी उनके साथ, हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं बायलैटरल लेवल पे जिनमें बांग्लादेश और हिंदुस्तान की मैत्री अच्छी चल रही है? सर समझ पाया हूँ क्वेश्चन, कि बांग्लादेश से कैसा है इसके बारे में आप पूछ रहे हैं सर, मेरा सर? जी जी, करेक्ट करेक्ट। सर जी सर, सर अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो बांग्लादेश के साथ में जो भारत ने अभी तक किया है, चाहे वो जो भारत पाकिस्तान युद्ध हो 1971 की, उसमें ही ऐसा जो इंडिया ने ऐसा रोल निभाया था कि बांग्लादेश निश्चित रूप से वो हमेशा बांग्लादेश के पक्ष में रहा है सर। अभी भी हम कल्चरल रूप से बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। हमारे व्यापारिक जो कारोबार हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। एक जो अच्छे पड़ोसी की नीति है भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो भारत बहुत अच्छे से निभा रहा है। रेल मार्ग और बसों के माध्यम से हम कनेक्टिविटी भी अपनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उससे बात काफ़ी हद तक आगे भी गई है और
और उसको बढ़ाने की बात भी हो रही है सर। अभी हाल में ही जो कॉलोनियल सर इंटरचेंज था वो भी हुआ है, वो भी हमारे दूसरे की आपसी उसकी पहल के बाद ही हो जो रिश्ते सर भारत और बांग्लादेश के साथ में एक प्रकार से समझिए सर मधुर संबंध ही कि हम उनके साथ में अच्छा तालमेल बना के रख पा रहे हैं सर। ओके। असिस्टेंट कमांडेंट सीएसएफ और सब इंस्पेक्टर सीएसएफ के रोल में क्या अंतर है? असिस्टेंट कमांडेंट एक सुपरवाइजरी रैंक है सर, रैंक जो कि निर्णय लेने में और उसका सुपरविजन करने के लिए है। सब इंस्पेक्टर पद सर किसी भी आदेश का, निर्देश का, उसका एग्जीक्यूशन के लिए सब इंस्पेक्टर पद है। बेसिकली सर ये एक ऐसी पोस्ट है जो जवानों पर जो ऊपर से आदेश आते हैं हायर ऑफ से, उनको उनके एग्जीक्यूशन का ध्यान रखना सब इंस्पेक्टर का रोल होता है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अभी मैं ऑडिबल हूँ सर? यस, ऑडिबल, बोलो। सर जो आपका पिछला क्वेश्चन था कि असिस्टेंट कमांडेंट और सब इंस्पेक्टर के ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है, तो मैं फिर से उसको रिपीट करना चाहूंगा सर। असिस्टेंट कमांडेंट एक सुपरवाइजरी रैंक है सर, गजेटेड रैंक है, जो कि सुपरविजन ड्यूटी के लिए और फोर्स के ऊपर ओवरऑल सर सुपरविजन की ड्यूटी के लिए तैनात किए जाते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। जबकि सब इंस्पेक्टर पद सर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जो आदेश और निर्देश हायर ऑफ से जारी होते हैं, वो उनका एग्जीक्यूशन हमारे जवानों के द्वारा कैसे हो रहा है उस पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इंस्पेक्टर पद के लिए होती है, के पद पर होती है सर। सबऑर्डिनेट ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं ये सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स। इसके अलावा सर असिस्टेंट कमांडेंट में कुछ डिसिप्लिनरी पावर्स भी हैं जो कि सब इंस्पेक्टर पद पर नहीं है। हालांकि सब इंस्पेक्टर पद ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यदि कुछ इस तरह उसके नोटिस में आता है तो वो हायर रैंक के जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनके नॉलेज में लाता है सर। असिस्टेंट कमांडेंट सीएसएफ को क्या क्या डिसिप्लिनरी पावर दी गई? आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? क्वेश्चन था कि असिस्टेंट कमांडेंट सीएसएफ को क्या क्या डिसिप्लिनरी पावर्स हैं? राइट सर। सर असिस्टेंट कमांडेंट पद पर सर रहते हुए सीआईएसएफ में सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के हिसाब से सर कुछ डिसिप्लिनरी पावर्स दी गई हैं सर। जैसा कि असिस्टेंट कमांडेंट फर्स्ट पोस्ट है जो डिसिप्लिनरी पावर होल्ड करती है, तो ये इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इनकी जो डिसिप्लिनरी पावर्स हैं वो जवानों तक सीमित हैं सर। जैसा कि डिसिप्लिनरी एक्शंस में मेजर और माइनर पेनल्टीज होती हैं सर। तो मेजर लेने का जो अधिकार, उस पर फाइनल डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो मिनिमम अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए होता है रैंक वाइज सर। तो जैसा कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पद के लिए रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीआईजी एंड अबव है, तो मेजर पेनाल्टी के लिए सर डीआईजी एंड अबव जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट सर माइनर पेनाल्टीज के लिए सभी रैंकों के लिए वो माइनर पेनाल्टीज दे सकते हैं सर। इसके अलावा सर सस्पेंड करने का अधिकार भी रहता है यदि वो एज ए कमांडिंग अथॉरिटी काम कर रहे हैं तो, अपने सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर और अन्य पदों के लिए सर। लेकिन इसमें सर यदि वो सस्पेंड करते हैं तो उनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या नेक्स्ट सुपीरियर है उसको समय रहते सूचित करना रहता है।
माइनर पेनल्टी में क्या क्या प्रावधान है? माइनर पेनाल्टीज में सर लगभग 4 या 5 तरह के प्रावधान हैं, जिसमें सेंसर है, 7 डेज अप टू 7 डेज पे कट है। इसके अलावा सर 14 डेज के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी है सर, एक्स्ट्रा फटीग है सर, एक्स्ट्रा परेड है सर। इसके अलावा सर विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है सर विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, जिसमें मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए है सर। ओके, आपको असिस्टेंट कमांडेंट सीएसएम में लगा दिया गया है और आपके कुछ जवान इनडिसिप्लिन्ड हैं, जिनका डिसिप्लिन पुअर है सर। बिना पनिशमेंट सर, के आप उनका डिसिप्लिन किस प्रकार से ठीक करेंगे? सर पहले तो हमें उन पर लगातार नजर बना के रखने की जरूरत है, और वो किस कारण से डिसिप्लिन हुए हैं। बेसिकली ये जो ट्रेंड सोल्डर होता है उससे अल्टीमेट डिसिप्लिन की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण वो डिसिप्लिन हुए हैं। तो उनसे इंटरव्यू करना, काउंसलिंग कर जो पहला स्टेप होगा। उसके बाद सर हम डायरेक्ट पनिशमेंट पे न जाते हुए जो पेटी पनिशमेंट है, जैसे कि एक्स्ट्रा ड्रिल देना, एक्स्ट्रा ड्यूटी देना, इस तरह के स्टेप्स उठा सकते हैं पनिशमेंट के अलावा सर। और यदि कोई उनकी समस्या है तो उस पर भी सुनने की जरूरत होगी सर। चलो, गुड, we'll stop the recording and then we'll talk.